में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। तीस साल पुराने सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी करीब टुंडा को कोर्ट ने किया बरी। 5 शहरों में ट्रेन में हुआ था बम ब्लास्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आज से शुरू। 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर दे रहे हैं 19 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा। मसूदा में स्कूल के पास गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गिरी खाई में, पिकअप चालक घायल। योग से शरीर को स्वस्थ रखने का दिया गया प्रशिक्षण। 3 दिन का शिविर संपन्न। लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम मशीन की दी गई जानकारी, मतदाताओं ने उठाया लाभ। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इरफान हमीमुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। अब्दुल करीम टुंडा के वकील शफीकुल्लाह सुल्तानी ने कोर्ट के बाहर बयान देते हुए कहा, माननीय अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई भी मजबूत सबूत पेश करने में नाकाम रही है। देखिए, आज टाडा एक्ट, रेलवे एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आज माननीय न्यायालय को निर्णय सुनाना था। निर्णय के बाद इस केस में प्रोसिक्यूशन जिसको सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बता रही थी अब्दुल करीम टुंडा, उसको सभी आरोपों से बरी किया। उसके खिलाफ सिंगल लीगल एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया और कोर्ट ने इस चीज़ को माना। तो अब्दुल करीम को, चूँकि उनका बाकी हमीदुद्दीन और इरफान का कन्फेशनल स्टेटमेंट था, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी है। और अन्य अपराधों के अंदर भी विभिन्न अपराधों में विभिन्न जुर्माना और उसकी सज़ा दी है। देखिए, हमीदुद्दीन इरफान पे ये आरोप था कि उन्होंने कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से दूसरी जो कानपुर होकर ट्रेन जाती है, उन दोनों राजधानी एक्सप्रेस में बम रखने का इन दोनों पे आरोप था। और उस आरोप के बाद चूँकि इस केस में पूर्व में कन्फेशन के आधार पे लोगों को दोषी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया और वही बेस कोर्ट ने मानते हुए इन दो को दोषी माना है। देखिए, इस केस में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ भले ही सीबीआई कितने गंभीर आरोप लगाती रही, लेकिन लीगल एविडेंस बिल्कुल वो पेश नहीं कर पाई और ना फाइल पे थी। इसमें आईओ था कि नहीं? आईओ इसमें जिन लोगों ने पहले करीम को इन्वॉल्व करा था उन्होंने कोई लीगल एविडेंस नहीं लगाई। टुंडा पे ये लगाया कि साहब ये मास्टरमाइंड था, इसने सबको बम बनाना सिखाया और ट्रेन के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए वो इसके बनाए हुए थे। पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया और सबसे बड़ी बात, इसका कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था और वो ही मेन बना। और जो दूसरे एलिगेशन लगाए थे कि साहब फला जगह इन्होंने बम विस्फोट करे और वो करे, उनसे संबंधित कोई दस्तावेज इस फाइल पे नहीं था, तो अदालत कैसे उसको दोषी मानती? लीगल एविडेंस थी नहीं उसके खिलाफ और उसके मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी किया और हमीद और उसको इरफान को आजीवन कारावास की, टाडा एक्ट की और विभिन्न धाराओं में सुनाई। हमारा शुरू से न्यायालय में यही डिफेंस था कि अब्दुल करीम टुंडा को सीबीआई ने निर्दोष होते हुए झूठा फंसाया है और वो आज बात न्यायालय के निर्णय से साबित हो गई। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष थे, उनके खिलाफ सीबीआई कोई सबूत ठोस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकी और इसी कारण अब्दुल करीम टुंडा को न्यायालय ने बरी किया है। आपकी तरफ से क्या तथ्य रखे गए? सीबीआई ने उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष से चार्जशीट पेश नहीं की। अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने अब्दुल करीम टुंडा से अनुसंधान किया था वो न्यायालय के समक्ष नहीं आए, गिरफ्तारी के गवाह नहीं आए। एक कोई फर्द, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट अब्दुल करीम टुंडा की प्रकरण में लिप्तता साबित करने वाला सीबीआई अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी। जो प्रस्तुत किए गए थे वो अन्य अभियुक्तों के थे, उससे अब्दुल करीम टुंडा का कोई लिंक नहीं था। सीबीआई ये भी साबित नहीं कर सकी कि अब्दुल करीम टुंडा कभी इन अभियुक्तों से, दूसरों से मिला हो। अदालत ने संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया है। हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, सत्य की जीत हुई है। अब्दुल करीम टुंडा को आतंकवाद के किसी भी मामले में आज तक भारत की किसी भी अदालत ने दोषित नहीं किया है। जो हमीदुद्दीन और इरफान अहमद थे उनको विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सजाएं दी गई हैं। शफकतुल्लाह सुल्तानी, मैं अब्दुल करीम टुंडा का वकील हूँ जिला विधिक सहायता से। मैं यहाँ एक बात और आपके माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि गरीब को सस्ता न्याय सुलभ हो, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर और विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरण सब जगह पर हैं।
अगर उस पैनल में से भी वकील किए जाते हैं तो वकील ईमानदारी से मेहनत करते हैं और विधिक सहायता से प्राप्त वकील भी पूरी मेहनत करके वकील को बरी करा सकते हैं। उन अब्दुल करीम टुंडा ने फैसला सुनने के बाद हाथ जोड़ के न्यायाधीश महोदय का शुक्रिया अदा किया, उनको बहुत सारी दुआएं दी कि अल्लाह आपको इसका अज्र दे। इस प्रकरण के अंदर टाडा एक्ट केस, इस प्रकरण में जो 5 राज्यों में बम विस्फोट थे उनमें से अब्दुल करीम टुंडा बरी हो चुका है। अब इससे संबंधित अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई मामला नहीं है अजमेर टाडा कोर्ट में। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से? अब्दुल करीम टुंडा तो बरी है साहब। अब वो यहाँ से अजमेर जेल से गाजियाबाद या कहीं जहाँ 2-3 जगह उसके खिलाफ ट्रायल चल रही है, ये वहाँ जाएगा और वहाँ के निर्णयों के बाद आ जाएगा बाहर। पानीपत के अंदर एक 302 का मामला है जिसमें सजा हुई है, उसमें जमानत पे बाहर आ जाएगा। और गाजियाबाद में IPC के हैं, आतंकवाद से संबंधित कोई मामला नहीं है अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। बनाया गया है। ये इंसिडेंट 93 का है, 5-6 दिसंबर का। पहले कुछ मुलजिमों को सज़ा हो चुकी है। इसमें 3 मफरूर थे, अब्दुल करीम टुंडा, इरफान अहमद, हमीदुद्दीन और इरफान अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी किया गया है। वो आदेश में डिटेल में पढ़ने के बाद बताया जाएगा और सरकार इसके खिलाफ अपील में जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अब्दुल करीम टुंडा के जो बरी किया है। और अभी 1993 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, आज उसका माननीय ये टाडा कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा, जिसको सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा जो घोषित करने की कोशिश की गई थी, उसको आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और जो बाकी जो मुलजिम थे हमीदुद्दीन और इरफान, उनको सजा दी है आज कोर्ट ने। इसमें टाडा एक्ट था, रेलवेज प्रोटेक्शन एक्ट था और इसमें एक्सप्लोजिव एक्ट था, IPC की कुछ धाराएं थी। नहीं, उसमें जो इसमें टाडा में क्या होता है कि हाई कोर्ट में अपील नहीं करते, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। जो बाकी जो 2 हैं मुलजिम, हमीदुद्दीन और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे आज शाम को। हाँ जी, अब्दुल करीम टुंडा को आज सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, बस ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं आज से शुरू कर दी गई हैं, जिसकी समस्त तैयारियां बोर्ड द्वारा पूरी कर ली है। इसी कड़ी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का आज पहला पेपर करवाया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बोर्ड परीक्षाएं का कार्यक्रम डिटेल जारी कर दिया और आज से प्रथम पेपर शुरू हो गया है। बोर्ड की ओर से 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों के ऊपर समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 19 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो सुगमता से, सुरक्षित तरीके से अपनी परीक्षाओं में भाग ले सकें। इसके लिए हमने विभिन्न ज़िलों में त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। जहां जहां हमें लग रहा था कि संवेदनशीलता है, वहां पे हमने CCTV की व्यवस्था की है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स और राजकीय पर्यवेक्षक हमने लगाए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन के माध्यम से जिला कलेक्टर स्वयं इन परीक्षाओं का संचालन देख रहे हैं। पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है और हम ये प्रयास करेंगे कि जो राज्य सरकार की नीति है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के बिना ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम सुरक्षित तरीके से, सुगमता के साथ इन बोर्ड परीक्षाओं को विद्यार्थियों के हित में संचालित कर पाएँ। हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। बाकी किसी भी तरह की कोई यदि इश्यू होता है किसी के लापरवाही के कारण से, बदनीति के कारण से, तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है जिनको काम में लिया जाएगा। मसूदा के समीप संचालित मॉडल स्कूल के पास आज असंतुलित होकर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप खाई में जा गिरी। पिकअप चालक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार HP गैस सप्लाई के पिकअप गांव में सप्लाई करने जा रही थी, तभी सड़क के बीच गड्ढे को बचाने के चक्कर में पिकअप असंतुलित हो गई, जिससे चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया। अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क में चलने वाली 3 दिवसीय योग शिविर का आज समापन किया गया। शिविर के दौरान लोगों को प्रतिदिन योग करने के लिए जागरूक किया गया तथा युवा भारत केंद्रीय प्रभारी स्वामी आदित्यनाथ ने बताया कि योग में इतनी शक्ति है कि बिना किसी दवाई के शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक इंसान को प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि उनके समस्त बीमारियों को घर बैठे ही छुटकारा मिल सके। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अजमेर के सभी योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ सभी दिव्यात्माओं को प्रणाम। आज हमारा शिविर का अंतिम दिन था। 3 दिन से निरंतर यहाँ योग शिविर चल रहा है इस गार्डन में, विजय लक्ष्मी पार्क पर। और इसके साथ साथ हमने ब्यावर, कल केकरी, अन्य जगहों पर भी प्रवास किया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अपनी पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत,
पतंजलि किसान समिति, भारत स्वाभिमान, अपने 5 संगठन, जिसमें हमारे अरविंद जी भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी हैं, हमारे संदीप जी युवा भारत के राज्य प्रभारी, हमारी मातृशक्ति कैलाश जी, सभी पूरे इस अजमेर को योगमय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास के तहत यहाँ 3 दिन का बहुत सुंदर योग शिविर लगा, जिससे हमने लोगों को जागरूक किया कि योग करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। देखिए, आज किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को थायराइड हो गया, तो ज़िंदगी भर तक गोली खानी पड़ती है। आज खाने के लिए गोली खाओ, उसको पचाने के लिए गोली खाओ, फिर निकालने के लिए गोली खाओ। आज गोली खा खा करके अपने शरीर को कबाड़ा कर दिया। लेकिन योग में इतनी शक्ति है कि आप बिना किसी गोली के, बिना किसी मेडिसिन के अपने शरीर को योग से स्वस्थ बना सकते हैं। कोई किसी साधन की आवश्यकता नहीं। योग, प्राणायाम, ध्यान, इससे आप अपने शरीर को स्वयं, ये प्राण शक्ति, ये आयुर्वेद की शक्ति, ऋषियों की शक्ति जो हमें दी गई हमारे पूर्वजों के द्वारा, इसमें अपार ज्ञान का भंडार है। 1,96,08,53,26 वर्ष पुरानी हमारी सनातन पुरातन परंपरा है और इसका गौरव हमें होना चाहिए। और हम सब योग करें, स्वस्थ रहें। देखिए, योग करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। हम योग सिखा रहे हैं सभी को, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे। निःशुल्क योग कक्षा, हमारे सारा पतंजलि परिवार जो भी योग कक्षा लगाता है निःशुल्क चलाता है, और उस निःशुल्क कक्षा में आप अपने रोगों का उपचार करते हैं। और उसी के तहत यहाँ पर एक सहयोग प्रशिक्षण शिविर भी लगेगा अजमेर में, जिसमें आप 25 दिन में असिस्टेंट योग टीचर सहयोग प्रशिक्षण शिविर लेकर के योग ट्रेनर की, योग शिक्षक की एक यहाँ कार्य कर सकते हैं, उसकी पदवी ले सकते हैं। उसके बाद आप योग कक्षा शुरू कर सकते हैं, आपको पूरा योग का ज्ञान भी उससे होगा। तो उसमें भी आप आमंत्रित हैं। और सुबह योग रोज कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्यों को व्यस्तता से कीजिए। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए सभी को बहुत बहुत प्रणाम हो। जी सर। भारत स्वाभिमान के तहत ये युवा भारत का कार्यक्रम था। पूज्य स्वामी आदित्य देव जी उसमें यहाँ पधारे, उनका 3 दिन का यहाँ प्रवास था और 3 दिन तक विजयलक्ष्मी पार्क में सैकड़ों लोगों को इन्होंने लाभान्वित किया। और हमारी आगे की योजना है कि अभी 25 सहयोग शिक्षक यहाँ बनाएं, प्रत्येक शहर की कॉलोनी में जाकर के योग शिक्षा का वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और पतंजलि के माध्यम से जो है हम लोगों को निरोग और स्वस्थ करेंगे। और हमारा ये संकल्प है, किसी भी विभाग में आप चले जाएं तो हमारे पतंजलि की ओर से जो है ना योग शिविर लगाए जाएंगे। और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी यहाँ आकर के हमें आश्वस्त किया कि पुलिस में भी हम 1 महीने का कैंप लगाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक जो है ना योग का प्रचार प्रसार हो और जो है सब स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनता को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज अजमेर के अटल सेवा केंद्र पर एक शिविर के माध्यम से ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान जनता को मतदान का महत्व बताया गया और चुनाव में मतदाताओं द्वारा मशीन का किस तरह उपयोग किया जाए, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ये सरकार द्वारा जो एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके अंतर्गत लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ईवीएम मशीनों द्वारा जनता को जागरूक किया जाए। इसलिए अटल सेवा केंद्र पे भी एक मशीन लगाई गई है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक करने, मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जानकारी दे रहे हैं कि मशीन का किस तरह से उपयोग करना है उनको। जब कोई भी मतदाता जब वोट देने जाता है तो वो थोड़ा सा हिचक जाता है वहाँ पे, तो उसके उनको बताते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पे उनका प्रत्याशी का नाम और उनका चुनाव चिन्ह क्या है, बटन दबाते समय कौन सा बटन है, क्या है बटन है, उनको पता भी नहीं होता है। और फिर बटन दबाते वक्त उनकी जो पर्ची स्लिप है, कौन सी स्लिप अंदर गई है, क्या है, वो सब चीज़ें वो देखते हैं, उनको सब बताते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ग्राम मसीनिया काली माता मंदिर निवासी सावर सिंह रावत ने आज जिला अधीक्षक कार्यालय पर उपस्थित होकर ट्यूलिप कंपनी के संचालक प्रकाश जैन पर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि सन 2004 में ट्यूलिप कंपनी के नाम पर संचालक प्रकाश चंद्र जैन द्वारा कई लोगों को इस कंपनी में जोड़ा गया और उनसे पैसे लेकर उन्हें ठगा गया, जिसे लेकर आज पीड़ित लोगों द्वारा जिला अधीक्षक से उचित कार्यवाही की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में प्रकाश चंद्र जैन को पुलिस ने कुछ दिन पूर्व ही गिरफ्तार किया था, जिसमें बताया गया कि प्रकाश चंद्र जैन और रवि जैन ने 2004 में इस ट्यूलिप कंपनी को बनाया था। दोनों जयपुर के ही रहने वाले हैं। कंपनी में मेंबर्स को जोड़कर कमीशन देने का लालच देकर कंपनी बनाई गई थी। धीरे धीरे इस कंपनी से लाखों लोग जुड़ गए थे। बाद में इस कंपनी को बंद करके ट्यूलिप ग्लोबल कंपनी को शुरू किया गया। इसमें भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद में अहमदाबाद में ट्यूलिप ग्लोबल मार्ट के नाम से कंपनी बनाई गई। इसमें भी प्रकाश चंद्र जैन, उनकी पत्नी शशि जैन और रवि जैन डायरेक्टर थे। ऐसे लगातार तीनों आरोपी कंपनियों को खोलकर धोखाधड़ी कर बंद करते गए। वर्तमान में इन्होंने डीजी मुद्रा व माई विक्ट्री कंपनी के नाम से ऑनलाइन ऐप बनाकर लोगों से 1 लाख के 3 लाख रुपए एक साल में देने का झांसा दिया था। लाखों लोगों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। जब पैसे देने का समय आया तो इन्होंने पैसे नहीं लौटाए। अजमेर सिटी में पहले से ही इनके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज है और जयपुर में 10 से 12 मुकदमे दर्ज है। सर, ये एक ट्यूलिप कंपनी के नाम से संचालक है श्री प्रकाश चंद्र जैन, उसके खिलाफ ये मामला है। मैं सावर सिंह रावत, हाल में काली माता के मंदिर, निवास स्थान मेरा ग्राम मसीनिया, जिला अजमेर है। मैंने मेरे एक अपलाइन लक्ष्मण सिंह रावत के कहने से एक ट्यूलिप कंपनी ज्वाइन की थी 2006 में। फिर उन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर 2007-8 में ट्यूलिप ग्लोबल कर दिया। फिर इन्होंने फिर कंपनी चेंज करी इसी प्रकाश चंद्र जैन ने, और ट्यूलिप मेगा मार्ट के नाम से ये गुजरात चले गए। ये कंपनी बदलते रहे। जब हमारी देनदारी का समय आया तो ये 2012 में अपनी कंपनी के शटर डाउन करके यहाँ से निकल गए और आज दिन तक हमारा भुगतान नहीं मिला। कितना अमाउंट? सर, मेरा प्लस मेरे ग्रुप का टोटल मिला के 8 करोड़ के लमसम थे। शिकायत की आप? हाँ जी, शिकायत की थाने? मैंने गंज थाने में ये इस्तिगासा के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी गिरफ्तार? हाँ, आरोपी जब इसकी सूचना मिली है, हम इसके प्रयास कर रहे थे और हमारे जो दरगाह सीईओ गौरी शंकर जी, इन्होंने पूरी मेहनत और लगन से इस मार्ट ठग पे पूरी कार्रवाई की है। फिर इसका लॉकआउट नोटिस जारी किया है। फिर ये जैसे विदेश भागने की फिराक में था तो हैदराबाद से इसको डिटेन कर लिया गया है। हैदराबाद से हमारे एसपी महोदय से यहाँ से संपर्क किया गया। फिर अजमेर टीम ने दरगाह सीईओ के माध्यम से गन से ये वहाँ गए और उस ट्रक को यहाँ लेके आए और आके उसको 4 दिन का पीसी रिमांड लिया है। सर, हम रात दिन मेहनत करते थे। हमारा ये 6 साल का कार्यकाल का समय था और पूरा रात दिन मेहनत करके और खूब जितना हमारे से जो कोशिश थी उतनी मेहनत हमने की है। कितने मेंबर थे? सर, मेंबर की तो गिनती नहीं है, बाकी अनगिनत मेंबर है इसमें। प्रभाकर सेठ, इन दोनों ने 2004 में ये गोरखधंधा शुरू किया था ट्यूलिप के नाम से और इंश्योरेंस करते थे एक किस्त में ये लाइफ टाइम का। और ये काम करते करते 2004 से 2012 तक इन्होंने लगभग 35 लाख लोगों को जोड़ लिया और 1500 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि इन्होंने हड़प कर ली थी 2012 तक। और उसके बाद ये कंपनियां बदलते गए, नाम चेंज करते गए, धीरे धीरे लोगों को शांत करके अंडरग्राउंड हो गए। और अभी 2020 में इसने डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपए देने के नाम से इसने मात्र 2.5 साल में 1 लाख लोगों से पैसा ले चुका है और लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर की राशि ये ले चुका है अभी इन 2.5 सालों में। और ये एक बंदा इसका जो पार्टनर है वो दुबई सेट हो चुका है और ये भी दुबई भागने की फिराक में था। तो ये पुलिस के आला अधिकारियों ने इसको अरेस्ट किया है और अब हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इसकी ढंग से इसका रिमांड में इससे पैसे वसूली की जाए। इसके पास बहुत सारा धन है। जिम्बाब्वे भी इसने सोने की खान लीज पे ली हुई है। तो आप समझते हो सोने की खान लीज पे लेना अरबों रुपए का निवेश होता है जो इसने कर दिया है। हम लोगों का पैसा सारा इकट्ठा करके ये बाहर फॉरेन में ले जाके सेट हो चुका है।
तो इससे कार्रवाई करें साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नया बाजार स्थित शाखा द्वारा आज वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसवाल जैन पट्टी कटला अजमेर में किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पंकज तूनवाल, मुकेश पांडे, इंदिरा नंगलिया के साथ स्कूल स्टाफ, यूनियन बैंक नया बाजार के शाखा प्रबंधक रविंद्र पल्दिया व उप शाखा प्रबंधक रणवीर सिंह और जितेंद्र सोनगरा प्रबंधक भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को वित्तीय बैंकिंग जानकारी, साइबर, धोखाधड़ी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देशानुसार जोधपुर संभाग के मुख्य अभियंता अमर सिंह, जोधपुर विभाग के अधीक्षक अभियंता ऋनेश सिंघवी और जालोर खंड के अधिशासी अभियंता सुनील रत्नानी को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान इन अभियंताओं का मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर में रहेगा। राज्य सरकार ने इस मामले में जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राजकुमार निर्वाण, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव संदीप माथुर, मुख्य अभियंता सीएडी जयपुर और शिल्पी कौशिक, वित्तीय सलाहकार मुख्य अभियंता कार्यालय जयपुर शामिल हैं। संदीप माथुर मुख्य अभियंता सीएडी जयपुर अग्रिम आदेशों तक मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग जोधपुर का कार्य संपादित करेंगे। इस मामले में गंभीर जांच के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें शीघ्र अंजाम दिया जाएगा। सनातन धर्म के पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि पर अजमेर शहर के साथ साथ पूरे देश में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से दिखाई दी जाने लगी हैं। इस दिन व्रत करने से व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत 8 मार्च को सायकाल 9:57 पर होगी और समापन अगले दिन 9 मार्च को सायकाल 6:15 पर होगा। शिवजी की पूजा प्रदोष काल रात्रि के समय होने से उदया तिथि का महत्व खत्म हो जाता है। महाशिवरात्रि यानी शिव जी की महान रात। हिंदू पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और उनके दिव्य मिलन के जश्न के रूप में मनाते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से काम, क्रोध और लोभ शिव जी के आशीर्वाद से काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही परमानंद, शांति एवं सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। 8 मार्च को प्रातः सूर्योदय से ही मंदिरों में शिव जी पर जल आदि चढ़ाया जा सकेगा। इससे शिव और पार्वती का एक साथ शुभ योग बन रहा है। पंडित किशोर बुआ ने शिवरात्रि पर चारों पहर की पूजा के समय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया 8 तारीख को प्रथम पहर पूजा का समय शाम 6:25 से रात 9:30 तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा द्वितीय पहर रात 9:30 बजे से 12:30 बजे तक व तृतीय पहर पूजा रात 12:30 बजे से प्रातः 3:35 तक व चौथे पहर में प्रातः 3:35 से प्रातः 6:40 तक का है। पंडित बुआ का कहना है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से जातक पर विशेष कृपा होगी, हर कार्य में मनचाही सफलता मिलेगी, बिना किसी बाधा के समस्त कार्य पूर्ण होंगे। सबसे खास बात, सर्वार्थ सिद्धि योग शुक्रवार को होने से इसका शुभ प्रभाव और बढ़ जाता है। ये शिवरात्रि भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली है। पंडित बुआ ने बताया कि इस दिन भगवान शिव का पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद से अभिषेक करना शुभ रहता है। स्नान में शुद्ध जल से अभिषेक के बाद भगवान को बेलपत्र, धतूरा व आकड़े की माला भेंट कर आरती करनी चाहिए और फिर भोग लगाएं। सफेद वस्तु का दान करें। इस दिन रुद्राभिषेक करने से शुभ फल प्राप्त होगा। जिन लड़कियों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। बात आज की चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं किशोर बुआ, पंडित किशोर बुआ, आज आपको आने वाली महाशिवरात्रि पर्व के बारे में, जो 8 मार्च को आने वाली, उसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाह रहा था। इस वर्ष जो महाशिवरात्रि आ रही है वो एक अद्भुत संयोग में आ रही है। 18 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है जब त्रयोदशी और चतुर्दशी का समागम के साथ में शिवरात्रि का पर्व आया हुआ है। 8 तारीख को जो पूजा का समय रहेगा महाशिवरात्रि के लिए, ये अक्सर लोगों के मन में रहता है कि पूजा का समय क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो 8 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी का संगम होने से सभी माताएं, बहनें और जो भी जातक पूजा करना चाहे, शिव जी को जल चढ़ाना चाहते हैं, दूध चढ़ाना चाहते हैं, वो प्रातः 8 बजे से अपने मंदिरों में या शिवलिंग पर जाके अपने जल चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन जो खास 4 पहर की जो पूजा होती है, 4 पहर की पूजा में जो पूजा का समय, क्योंकि चतुर्थी 8 तारीख को शाम को 6:25 से शुरू होगी, तो 6:25 से रात 9:30 बजे तक प्रथम पहर की पूजा होगी। द्वितीय पहर की पूजा 9:30 से 12:30 बजे तक होगी रात को। तृतीय पहर की पूजा रात 12:30 से 3:35 तक, और चतुर्थ पहर की पूजा 3:35 से सुबह 6:40 तक पूजा पाठ चलेगी। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि शिवरात्रि के दिन क्यों मनाया जाता है। शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इसकी पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार इसके बारे में कहा जाता है कि ये शिवजी और पार्वती के विवाह के मिलन का एक जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। एक कथा ये भी कहती है कि सन्यासियों और तपस्वियों के अनुसार कि इस दिन शिवजी भगवान अचल होकर कैलाश पर्वत में समा गए थे। और एक कथा
ये भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी ने सारा जहर जो है अपने गले में ले लिया था, नीलकंठ कहलाते, वो भी इसी दिन कहलाते। तो अलग अलग मान्यता हैं और कथाएं इसमें हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इस शिवरात्रि को समागम होने से त्रयोदशी और चतुर्दशी का, और बहुत अच्छा ये जो शिवरात्रि है ये भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली रहेगी। और सभी दर्शकों से और मेरा बात आज की चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने इस बारे में मेरे से कुछ राय लेनी चाहिए। अजमेर जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के वरिष्ठ कमेटी के अनुशंसा पर डॉक्टर की रक्षा एवं कार्य व्यवस्थाओं को लेकर 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कमेटी के अनुशंसा पर प्रधानाचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अलग अलग पद पर मनोनीत किया गया है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज मीणा, पीएसएम विभाग व छात्र संघ उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर घनश्याम कुलदीप, पैथोलॉजी विभाग डॉक्टर कुलदीप जादौन, जनरल सर्जरी विभाग छात्र संघ महासचिव पद पर डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा, टीबी एवं चेस्ट विभाग डॉक्टर रूप सिंह, निश्चेतना विभाग डॉक्टर हरिव्रत सिंह, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग एवं छात्र संघ संयुक्त सचिव प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनन्या पॉल, स्त्री एवं प्रसूति विभाग डॉक्टर प्रियांक शर्मा, अस्थि रोग विभाग डॉक्टर कुलदीप बिश्नोई, जनरल मेडिसिन डॉक्टर भगवान मीना, शिशु रोग विभाग आदि को मनोनीत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।